तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड टारगेट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम बायोलॉजी का है ना, बायोलॉजी का ओनली 3 मार्क्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओनली 3 मार्क्स वाले को देखने हैं, ठीक है। मैंने 5 मार्क्स वाले को ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में ओनली 3 मार्क्स का, जो कि भाई कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण आपका एग्जाम में साबित होने वाला है ना। तो बिना देर की हम देखते हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम है नहीं। तो मैं कुछ तो कुछ, है ना, मतलब सारा क्वेश्चन को थोड़ा ओवरव्यू में दूंगा, है ना, थोड़ा आइडिया बताऊंगा सॉल्व करने का, कैसे इस पे अप्रोच बनाना है। तो बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहे डिफाइन करो पॉलिनेशन को, है ना, कि भाई पॉलिनेशन को डिफाइन करो और राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर, कि भाई जो एयर से, है ना, जो हवा से फ्लावर पॉलिनेट होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक को आपको बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसके चरित्र को बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना, किसका, पॉलिनेशन का, ठीक है। किसका लिखना है, तो पॉलिनेशन का। तो सर हम जानते हैं पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है, कि द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ क्या, तो पोलन ग्रेन, पोलन, पोलन ग्रेन कहाँ से, तो भाई कहाँ से, एंथर से, है ना, एंथर से, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले इसका डेफिनेशन को डिफाइन करोगे। नेक्स्ट क्या करोगे आप, कि भाई एयर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होता है उसका क्या क्या गुण है, ठीक है, उसके बारे में आप लिखोगे। तो सर एयर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एनेमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। जो एयर से फ्लावर पॉलिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एनेमोफिली बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट है, कह रहा कि मेंशन करो, ठीक है, मेंशन करो 3 स्ट्रेटजी इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो कि भाई आप 3 स्ट्रेटजी, ऐसा स्ट्रेटजी को मेंशन करो जिससे सेल्फ पॉलिनेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ना, हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली मतलब क्या होता है, कि भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है भाई, कि अस्टिग्मा जो होता है ना, अस्टिग्मा जो होता है ज़्यादा लार्ज होता है, और एंथर जो होता है आपका, है ना, एंथर जो होता है स्मॉल होता है। उस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन नहीं पहुँच पाता स्टिग्मा के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ आपने पढ़ के रखा, तो बस इसको डिफाइन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कि डिफाइन करो, निम्नलिखित को डिफाइन करें, है ना। तो ऑटोगेमी को डिफाइन कर सकते हो आप, एजेंट ऑफ पोलिनेशन को डिफाइन कर सकते हो, बायोटिक एबायोटिक को, है ना। ये देख सकते हो आप 2024 में पूछा गया, मतलब कहीं ना कहीं 2026 में आप इसको कंफर्म कर सकते हो, है ना। 2026 में कहीं ना कहीं आप इसको कंफर्म कर सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, राइट अ नोट्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो भाई एक क्रॉप है ना, एक क्रॉप, क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक है, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट टेक्निक है ये, क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक है, जिसके 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 कारण हम क्या करते हैं, तो अपने डिजायरेबल प्लांट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्या है ये, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक है, जिसमें आपने बहुत सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ा होगा। ईमैस्कुलेशन के बारे में पढ़ा होगा, ईमैस्कुलेशन हो गया, ईमैस्कुलेशन हो गया, आपका बेगिंग हो गया, है ना। ये सारे के सारे किस में है, तो इसमें है, किस में है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में है। आपको इसको डिफाइन करना है और आपको इनके स्टेप्स को भी डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई यहाँ पे क्या करना है, कि डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है, आपको डिफरेंस बताना है,
किसमें? तो प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte में, प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं प्राइमरी oocyte क्या होता है, तो क्या होता है कि फॉर्म्ड बना होता है बिफोर बर्थ ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बना होता कब? तो भाई जब जब फेटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, जब भ्रूण का विकास हो रहा था उसी के दौरान ये बना होता है। कौन? प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं तो भाई बनता है कब? कब बनता है? आफ्टर प्यूबर्टी ड्यूरिंग ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है कि भाई जो आपका प्राइमरी oocyte होता है और डिप्लॉयड होता है, मतलब 46 क्रोमोजोम होते हैं, लेकिन आपका सेकेंडरी oocyte जो होता है हैप्लॉयड होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्राइमरी oocyte क्या करता है? मियोसिस 1 करता है, और हम जानते हैं कि मियोसिस 1 जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है जो डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट है कि कंप्लीट करता है मियोसिस एट प्यूबर्टी में, ठीक है। मियोसिस 1 को कंप्लीट कब करता है? प्यूबर्टी में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि कंप्लीट मियोसिस, ठीक है, कंप्लीट मियोसिस ओनली, मियोसिस 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ओनली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि फाउंड इन प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी, है ना, कि भाई ये जो होते हैं प्राइमरी oocyte जो होते हैं पाया जाता है कब? तो प्राइमरी फॉलिकल कहाँ पे? तो ओवरी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी oocyte की बात करते हैं तो फाउंड इन ग्राफियन फॉलिकल जस्ट बिफोर ओवुलेशन, जस्ट बिफोर ओवुलेशन, ठीक है, कोई दिक्कत? एंड नेक्स्ट है आपका ओनली प्राइमरी oocyte गिव राइज टू वन सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ओनली सेकेंडरी oocyte गिव राइज टू वन ओवम एंड पोलर बॉडी इफ फर्टिलाइज। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ फर्टिलाइज, है ना। यदि फर्टिलाइज करके तभी वो ओवम बनेगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा? सेकेंडरी oocyte रहने वाला है। नेक्स्ट है कह रहा रिमेन्स डोरमेंट, है ना, डोरमेंट में रहेगा कब तक? जब तक प्यूबर्टी को हिट नहीं करेगा, मतलब इनएक्टिव में रहेगा, ठीक है। इनएक्टिव, डोरमेंट कहने का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव फेज में, है ना। नेक्स्ट है करके सर्वाइव करता है ओनली 24 से 48 आवर अनलेस फर्टिलाइज, जब तक वो फर्टिलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। यदि आप अच्छे से इसे पढ़े हैं, ठीक है, आपने oogenesis को अच्छे से पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको यदि 3 मार्क्स में पूछ रहा है तो आप यहाँ पे 6 पॉइंट नहीं लिखोगे चलेगा, आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट तक आपको लिखना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बनाना है, आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बनाना है, ठीक है। आपने इस प्रकार से पढ़ा ना, ये आपका सर्टोली सेल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? सर्टोली सेल होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं? तो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, है ना। तो आपको इस प्रकार का डायग्राम आपने पढ़ के रखा है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, आप इसे बना सकते हो, उसको लेबलिंग भी करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो कि आप देख रहे हो, इसको 2025 में पूछा जा चुका है, इसको 2025 में पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन जैक बोर्ड भाई कुछ भी कर सकता है, रिपीट भी कर सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको लेबलिंग करना आना चाहिए, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपका, ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या, सॉरी न्यूक्लियस नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्रोजोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। बी में आपका न्यूक्लियस है, बी में आपका क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। एंड सी में आपका क्या है? सी में आपका मिडिल पीस है, ठीक है, मिडिल पीस है, मिडल पीस है, ठीक है। एंड डी आपका क्या है? डी यहाँ से लेना चाहिए इसको, ये आपका हो जाएगा टेल, ये आपका हो जाएगा टेल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा टेल। तो इस प्रकार से आप इसको लेबलिंग कर सकते हो और 3 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है कि भाई व्हाट मेजर शुड बी टेकन, है ना, कि हमें क्या लेना चाहिए सलाह, ठीक है, टू प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, किसे? तो कॉन्ट्रैक्टिंग, है ना, कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कि भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है उससे हमें बचने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें क्या अपनानी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, कह रहा है कि फॉलोइंग मेजर है
जिसको कैन बी टेकन, जिसको हम ले सकते हैं, अपना सकते हैं, तो प्रिवेंट करने के लिए क्या, फ्रॉम कॉन्टेक्ट सेक्सुअली, है ना, ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। एसटीडी को, है ना, सिंपली इसको बोल सकते हैं, एसटीडी को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम मेजर उपाय ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा कि भाई अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, आपने पढ़ के रखा है। नेक्स्ट है कि यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, आपने पढ़ के रखा है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डाउट, यदि आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, तो एक बार वन शुड, कम से कम एक बार आपको डॉक्टर से क्या करना चाहिए, तो ट्रीटमेंट का सलाह लेना चाहिए, परामर्श लेनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भाई व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, ये आपका 2023 में पूछा गया है, मतलब कहीं ना कहीं आप इसे टारगेट में ले सकते हो 2026 के लिए, है ना। कह रहा है कि व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, और राइट द यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, और उसका यूज को आपको लिखना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस जो होता है एक मेडिकल, है ना भाई, ये क्या है, मेडिकल है, मेडिकल टेक्निक है भाई, क्या है, मेडिकल टेक्निक है ना, मेडिकल टेक्निक है, या फिर आप इसको कह सकते हो प्रोसीजर, प्रोसीजर, मेडिकल टेक्निक, और क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा बाय विच, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बाय विच हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम क्या कर सकते हैं कि हेल्थ को पता कर सकते हैं, हेल्थ को पता कर सकते हैं, हेल्थ को चेक कर सकते हैं, है ना, हेल्थ को चेक कर सकते हैं किसका, तो डेवलपिंग बेबी का, है ना, डेवलपिंग बेबी का हेल्थ को चेक कर सकते हैं, है ना, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, उनका सेक्स डिटर्मिनेशन को हम पता कर सकते हैं, बट ये इलीगल है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन करना इलीगल है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इट इज द मेडिकल टेक्निक और प्रोसीजर बाय विच वी कैन चेक, है ना, वी कैन चेक द हेल्थ ऑफ द एम्ब्रियो विच इज डेवलपिंग इनसाइड द मदर वूम, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ, लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, कोई दिक्कत। तो सर आप यहाँ पे लिखोगे राइट द यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस के बारे में, तो आप लिख सकते हो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट, है ना, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी को आप यूज कर सकते हो देखने के लिए, ये सब इसको चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो एमनियोसेंटेसिस को, है ना। आप किसी भी प्रकार की डिजीज़ को, है ना, किसी भी प्रकार की डिजीज़ को, चाहे वो क्रोमोजोमल डिजीज हो, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो, ये सब को आप डिटेक्ट कर सकते हो किसके हेल्प से, तो एमनियोसेंटेसिस के हेल्प से। और आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि एमनियोसेंटेसिस में कौन सा फ्लूइड से हम हेल्थ जो है बेबी का चेकअप करते हैं, तो आप बोलोगे एमनियोटिक फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड भाई, एमनियोटिक फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमनियोटिक फ्लूइड से हम चेक करते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि व्हाट, है ना, व्हाट आर द कंडीशन, कि क्या शर्त है जिसमें इन विच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड, है ना, जो कि हम एमटीपी करवाते हैं, जो कि जनरली आप जानते हैं एमटीपी क्या होता है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो होता है एमटीपी जो होता है, हम किस कंडीशन पर करवा सकते हैं, ठीक है, किस कंडीशन पर हम करवा सकते हैं। तो फर्स्ट में लिखा दोस्त कि यदि फिटस जो है सफरिंग फ्रॉम अ इनक्योरेबल जेनेटिक कॉन्जेनिटल डिजीज, ठीक है, कि भाई यदि आपका फिटस जो है सफरिंग है, ग्रसित है किससे, तो इनक्योरेबल, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता, उस प्रकार के जेनेटिक कॉन्जेनिटल डिजीज से, पहली बात। दूसरी कि यदि प्रेगनेंसी अनवांटेड है, ठीक है, यदि आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हो और वो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एमटीपी करवा सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हो। एंड नेक्स्ट केस है आपका कि भाई यदि प्रेगनेंसी फेटल टू मदर, और इफ़ द प्रेगनेंसी इज फेटल, ठीक है, मतलब क्या है, हानिकारक है, घातक है, किसके लिए, तो माँ के लिए और फिटस के लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए, है ना, कि यदि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जाए, तो यदि माँ और बच्चे दोनों को यदि इससे प्रॉब्लम है, समस्याएं होगी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस केस में एमटीपी करवा सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कह रहे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, है ना। क्या कह रहा है कि डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, डिफरेंस किसके बीच में, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बीच में और को डोमिनेंस के बीच में। तो हम जानते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि F1 की पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील और जीन जिसमें से ठीक है, जिसमें से क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है, ठीक है, एक डोमिनेंट होता है मतलब एक एक्सप्रेस करता है और दूसरे के प्रेजेंस में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे कैपिटल टी हो गया आपका, एक स्मॉल टी हो गया, तो ये कैपिटल टी आपका एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट हो गया, ये आपका रेसेसिव है। तो मतलब कह रहा है कि दूसरे के प्रेजेंस में कैपिटल टी क्या कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में, इस फिनोमिना में हमें इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिलता है, इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिलता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि आपको, जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो मिराबिलिस जलापा। क्या ले सकते हो, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, है ना, 4 o'clock प्लांट। आप स्नैपड्रैगन को भी ले सकते हो एग्जाम्पल में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल में, ठीक है। यदि आपको याद होगा तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ मुझे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फ्लावर का कलर क्या हो जाता है, ठीक है, हाइब्रिड में फ्लावर कलर क्या हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोडोमिनेंस क्या होता है, तो सर हमने पढ़ा है कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, तो को का मतलब होता है बोथ, है ना, क्या होता है बोथ, क्या होता है, को का मतलब बोथ होता है, ठीक है, और डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंस, कि भाई ऐसा कंडीशन, ऐसी घटना, ऐसी फिनोमिना जिसमें दोनों अलील एक साथ एक्सप्रेस करता है, दोनों अलील एक समान एक्सप्रेस करता है, जहाँ पर हमें कोई रेसेसिव और डोमिनेंट देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पर कोई रेसेसिव और डोमिनेंट देखने को नहीं मिलता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, कोडोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं, जो कि आपको ह्यूमन ब्लड ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आप कोडोमिनेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 27 में, कह रहा है एक्सप्लेन करो, है ना, एक्सप्लेन करो मेंडेलियन डिसऑर्डर को विथ 2 सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। आप जानते हो मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, भाई 2 एग्जाम्पल को आपको लेना है और उसको एक्सप्लेन करना है, बात खत्म, 3 मार्क्स आपके, ठीक है। क्या कह रहा है, आंसर मैं इसलिए लिख के लाया हूँ क्योंकि यदि आपको हार्ड लगे, ठीक है, कि भाई क्या पूछ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी लिख के आया हूँ, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, इजीली आप याद कर सकते हो। कह रहा है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है मेनली डिटरमाइन करता है, ठीक है, मेनली डिटरमाइन करता है अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन, ठीक है, म्यूटेशन हो सकता है आपके जीन में, अल्टरेशन आपके जीन में हो सकता है, ठीक है। कह रहे दिस डिसऑर्डर, ये सारे जो कि रोग हैं, है ना, ट्रांसमिटेड होता है टू द ऑफस्प्रिंग वन द सेम लाइन्स एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है कि भाई डिजीज जो होता है प्रोजेनी में कैसे आता है, तो हम जानते हैं पेरेंट्स से क्या होता है, पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में आता है, ठीक है, मतलब करेक्टर, जैसे कि आपने पढ़ा, वही कह रहा है कि एज वी हैव स्टडी, जैसे कि हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि भाई इनहेरिटेंस कैसे, है ना, जेनेटिक करेक्टर कैसे इनहेरिट करता है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, उसी प्रकार से डिजीज भी इनहेरिट करता है, कहाँ से, तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में, ठीक है, वही कहा जा रहा है आपसे, वही कहा जा रहा है। एंड नेक्स्ट कहा रहा है आपसे कि भाई द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन द फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। 2 एग्जाम्पल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है डिस्क्राइब करो, भाई डिस्क्राइब करने बोल रहा है आपसे, है ना, किसके बारे में, तो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन देम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको 5 स्टार नहीं बट इसको 3 स्टार कह सकते हो आप,
क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए के बारे में डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वही तो होता है न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए, यही दोनों के बारे में आपको क्या करना है, क्या करना है आपको इस दोनों के बारे में, तो डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो जानते हैं कि डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आप जानते हो कि डीएनए जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है कि लेस रिएक्टिव होता है? तो भाई ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। जबकि आपका आरएनए जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और हम जानते हैं जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस स्टेबल होता है। वो क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। और आप बहुत सारा पॉइंट है इसके बारे में आप लिख सकते हो कि डीएनए जो है आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है, आरएनए जो है आपका जनरली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। डीएनए में जैसे कि आप लिख सकते हो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, लेकिन आरएनए में राइबोज शुगर होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका डिफरेंस को लिख सकते हो, है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि डीएनए में है ना प्यूरिन पैरामिडिन पाए जाते हैं, ठीक है। और डीएनए में एडेनिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन की जगह पे यूरासिल पाया जाता है, ठीक, सॉरी थायमिन की जगह पे यूरासिल पाया जाता है। किसमें? तो आरएनए में। थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। किसमें? आरएनए के केस में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बन सकता है। नेक्स्ट है आपका कि भाई इसको इसमें नेमिंग करना है ना। यदि इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे ना तो भाई बल्ले बल्ले एकदम क्या बोले हैं, है ना। 3 मार्क्स आप देख के उठा सकते हो, सेकेंडों में उठा सकते हो। इस प्रकार की क्वेश्चन रहेगा तो बिना लिखे, समझ रहे हो, है ना। तो इम्पोर्टेंट भी है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा है। क्या है? सेंट्रल डोगमा है, ठीक है। सेंट्रल डोगमा इसको बोलते हैं, ठीक है। जो कि आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो सर हम जानते हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? तो रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। नहीं रहे रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन लिख दो, है ना, डुप्लीकेशन लिख दो, ठीक है। ये भी नहीं रहे, मल्टीप्लीकेशन लिख दो, मल्टीप्लीकेशन लिख दो, ठीक है। इतने नाम है इसके, है ना, किसके? तो रेप्लिकेशन के। नेक्स्ट है ए में आपका क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन। बी में आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और सी में क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। इतना लिखोगे, है ना, 3 मार्क्स आपको फ्री फोकट में मिल जाएगा, जो कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन यदि रहे और यदि आपसे ना बने तो समझ सकते हो आप कितने बड़े, है ना। नेक्स्ट है कि राइट नोट्स 1, है ना, राइट नोट्स। भाई एक नोट्स लिखना है किसके ऊपर? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कि भाई आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, उसके ऊपर आपको नोट्स लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लिखोगे, क्या लिखा वहाँ पे? लिखा है नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस इन ह्यूमन डीएनए आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इन ह्यूमन करें, ह्यूमन में, इन ह्यूमन जीनोम देयर आर 3 × 10⁹ बेस नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पूछेगा आपसे कि इन ह्यूमन जीनोम हाउ मैनी, है ना, पूछेगा कि कितने नाइट्रोजनस बेसिस पेयर कंटेन करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे 3 × 10⁹ नाइट्रोजनस बेसिस पेयर को कंटेन करता है ह्यूमन जीनोम, ठीक है। फिर कह रहा आगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है भाई, एक टेक्निक है, गुड मेथड है, अच्छा मेथड है, अच्छा तरीका है टू एनालाइज करना, है ना, जानने के लिए। क्या? तो कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन के कॉम्परेटिव डीएनए सीक्वेंस को पता करने के लिए। कह रहे इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या करते हैं कि भाई रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस के आधार पर हम क्या करते हैं? उसको अप्लाई करते हैं। कह रहे कि सच स्मॉलर डीएनए सीगमेंट आर रिपीटेड मैनी टाइम, ठीक है। आपने VNTR का नाम सुना होगा,
VNTR का नाम सुना होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। मैं एक वीडियो सेपरेट बनवाऊंगा, है ना, जिसमें ओनली फार्मूला नहीं, ओनली आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, है ना। बायोलॉजी में जितने भी टर्म्स है, जितने फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं आपको, है ना, सारे के सारे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म को आपके सामने पेश किया जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो यदि आपको समझ नहीं आया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, तो आप सिंपली भाषा में समझ सकते हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, तो है ना, वेरिएशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेरिएशन को पता कर सकते हैं। किसके बेसिस पे? तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिस पे हम वेरिएशन को पता कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डिफाइन देयर स्टेप्स, है ना। स्टेप्स भी पूछा जा सकता है आपसे, एंड स्टेप्स के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है एप्लीकेशन तो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको मिस नहीं करें, ठीक है, इसको पढ़ के ही एग्जाम लेने जाएं। नेक्स्ट है आपका क्या कि व्हाट डू यू मीन, आप क्या समझते हैं नेचुरल सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये कभी कभी 5 मार्क्स में पूछता है और कभी कभी 3 मार्क्स में पूछता है, लेकिन जनरली आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो सर आपने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा है, डार्विन आपने पढ़ के रखा ना, डार्विन के बारे में, जो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, HMS बीगल शिप के द्वारा गए थे, ठीक है। वहाँ पे क्या देखे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन देखे थे कहाँ पर, तो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, है ना, डार्विन फिंचेस थे, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन कहा है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब चुनाव, ठीक है। और भाई वो कहावत है ना कि जो स्ट्रगल करेगा वही एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का नाम आपने सुना होगा कि भाई संघर्ष जो करेगा वही एग्जिस्ट कर पाएगा, और जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाता है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल लोगे, मॉथ के बारे में आपने पढ़ के रखा है ऑलरेडी, मॉथ के बारे में जिसको बोला जाता है बिटसन बिटुलेरिया। तो सर आपने मॉथ के बारे में अच्छे से पढ़ के रखा है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो बस उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है, काम खत्म। नेक्स्ट है कह व्हाट डू यू कंसीडर द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड अ बैट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि 2025 में पूछा है आपसे, लेकिन जैक बोर्ड का कोई भरोसा हम नहीं कह सकते हैं, ये रिपीट भी कर सकता है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप क्या कंसीडर करोगे, किसको, तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, मतलब तितली के पंख को, और बैट, ठीक है, चमगादड़ के पंख को आप क्या कंसीडर करोगे, होमोलोगस या एनालोगस। तो सर हम जानते हैं कि बटरफ्लाई का जो विंग है, ठीक है, और बैट का जो विंग है वो दोनों किस में काम आता है, तो फ्लाई करने में आता है, उड़ने में आता है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, सेम फंक्शन हो गया, फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एनालोगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनालोगस बोलते हैं। तो आप लिखोगे विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड अ बैट इज कंसीडर्ड एज एनालोगस, ठीक है। और आप इसका जस्टिफिकेशन कर दोगे, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर फंक्शन आपका सेम हो रहा है और ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका कह रहा है, ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रही हाउ द इम्यूनिटी ऑब्टेन फ्रॉम एंटीबायोटिक इज डिफरेंट फ्रॉम इम्यूनिटी ऑब्टेन फ्रॉम वैक्सीनेशन। कि सर मतलब आपसे कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक जो होता है, ठीक है, ध्यान से सुना, एंटीबायोटिक जो होता है वो डिफरेंट कैसे होता है, अलग कैसे होता है, जो हमारे पास वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक जो होता है, आपसे सिंपली पूछा जा रहा है
कि एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन में क्या अंतर है, सिंपली पूछा जा रहा है आपसे। तो पढ़ते हैं, कह रहा है एंटीबायोटिक और वैक्सीनेशन काम करता डिफरेंट है ना, डिफरेंटली टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, कि भाई दोनों जो है काम करता अलग अलग तरीके से, किसके लिए, किसके खिलाफ, तो इन्फेक्शियस डिजीज के खिलाफ जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को फैलाने का काम करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है। कौन कौन, तो भाई ये हमारा वैक्सीन और क्या, एंटीबॉडी है ना, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो पहले एंटीबायोटिक की बात करें तो लिखा फाइट एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, फाइट करता है, लड़ने काम करता है, किससे, तो एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एक्टिवली काम करता है भाई। ठीक है, फिर कह रहा है एंटीबायोटिक जो होता है भाई, एंटीबायोटिक काम करता है इनहिबिटिंग है ना, इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसाइज एंड अदर प्रोसेस के द्वारा इसको क्या करता है, तो रोकता है। क्या करता है, उसको रोकता है, किसको, तो किसको रोकता है भाई, तो इन्फेक्शियस डिजीज को हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकता है। कौन, तो एंटीबायोटिक। और वैक्सीन किस प्रकार से काम करता है, तो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ द इम्यूनिटी बिफोर एक्सपोजर टू डिजीज है ना, जब हम डिजीज से एक्सपोज करते हैं, ठीक है, जब हम एनकाउंटर करते हैं डिजीज, उससे पहले एक वैक्सीनेशन हम करवाते हैं अपने बॉडी में, तो क्या करता है कि वैक्सीनेशन कंटेन है ना, कंटेन करता है, वैक्सीनेशन रखता है एक वीकेंड और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ और क्या, वीकेंड वायरस को, कमजोर वायरस को, पैथोजन को रखता है। ठीक है, कौन, तो वैक्सीनेशन। ठीक है, या तो वायरस रहेगा, फिर क्या रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा ऑफ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, या फिर बैक्टीरिया का पार्ट रहेगा कुछ। ठीक है, कह रहे फिर जब कोई पर्सन वैक्सीनेट कराता है, जब कोई पर्सन वैक्सीनेशन करवाता है तो देयर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। ठीक है, तो उसका इम्यून सिस्टम जो होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और क्रिएट करता है, बनाता है मेमोरी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेमोरी बनाता है जो कि आपको पैथोजन अटैक किया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से एंटीबायोटिक और है ना, एंटीबायोटिक और इम्यूनिटी, ठीक है, वैक्सीनेशन के द्वारा किस प्रकार से डेवलप किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यदि यहाँ पे यदि आपको हार्ड लग रहा है कुछ वर्ड, यहाँ पे यदि कोई वर्ड आपको हार्ड लग रहा है तो आप अपने नोट्स में जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि आप देख सकते हो 2024 में है, दैट मीन्स 2026 में आने की संभावना है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाई आपको डिफ्रेंशिएट करना, डिफरेंस बताना है मेलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में और बेनाइन ट्यूमर के बारे में। तो आप जानते हो बेनाइन ट्यूमर कम खतरनाक होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक होता है। बेनाइन ट्यूमर ठीक होने की चांस होती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ठीक होने की चांस नहीं होती है। बेनाइन ट्यूमर फैलता नहीं है, मेलिग्नेंट ट्यूमर पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर में कौन कौन सा आता है, तो आप लंग्स कैंसर के बारे में जानते हो, है ना, तो और मेलिग्नेंट ट्यूमर किस में आता है, तो आप ब्लड कैंसर के बारे में जानते हो, जो कि बहुत खतरनाक है। ठीक है, आपने ल्यूकेमिया का नाम सुना है ना ब्लड कैंसर के बारे में। ठीक है, लिम्फोमा के नाम सुना है आपने ब्लड कैंसर के बारे में, ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लड कैंसर है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, कह रहे बेनाइन ट्यूमर जो होता है भाई डू नॉट स्प्रेड। ठीक है, फैलता नहीं है। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर जो होता है फैलता नहीं है। ठीक है, ऑफ द बॉडी फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है, फिर कह रहा है कि सेल ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है स्प्रेड होता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, और इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस, है ना। आपसे एक मार्क्स में पूछ भी लेगा कि भाई जब कोई कैंसरस सेल एक जगह से दूसरे जगह अपने ओरिजिनल लोकेशन से पूरे एंटायर बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट है द रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो, कि भाई जो बेनाइन ट्यूमर होगा वो स्लो डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे बनेगा ये, है ना। जबकि आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा दिस सेल ग्रो वेरी रैपिडली, आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर जो होगा बहुत तेजी से क्या करेगा, ग्रो करेगा। नेक्स्ट है इट कॉज लिटिल डैमेज, कि भाई ये छोटी है ना, आपका ये माइनर रीजन पे क्या करेगा, तो डैमेज करेगा। कौन, तो आपका बेनाइन ट्यूमर। जबकि दिस सेल इन्वेड, है ना, दिस सेल इन्वेड एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, मतलब पूरे बॉडी में फैल जाएगा यदि कहीं आपके एक जगह पे हो गया है मेलिग्नेंट ट्यूमर तो। ठीक है,
अब जानते हो कि जो बेनाइन ट्यूमर है और मेलिग्नेंट ट्यूमर है किसका पार्ट है, तो एक कैंसर का पार्ट है। किसका पार्ट है, कैंसर का पार्ट है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रोग भी बोला जाता है, कर्क रोग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, कर लिस्ट बनाओ हार्मफुल डिजीज, हार्मफुल इफेक्ट है ना, मतलब हार्मफुल मतलब नुकसानदेह है ना, नुकसानदेह प्रभाव को जो कि कॉज होता है किससे, बाय यूजिंग एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल ड्रग एब्यूज। कि भाई जब आप एक्सेसिव मात्रा में, जब आप बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स को लेते हो, एल्कोहल को लेते हो, शराब को पीते हो, दारू को पीते हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो, खुद को क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्कोहल का एक्सेसिव इनहेलेशन से, एक्सेसिव ड्रिंक से, ड्रग्स को ज़्यादा लेने से क्या होता है, तो हमारे बॉडी में तरह तरह की समस्याएं होती, तरह तरह की डिजीज होती है, ठीक है। हमारे बॉडी का मेजर फंक्शन को, मेजर ऑर्गन को क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने लीवर का नाम सुना है सर, लीवर है ना, किडनी है आपका, है ना, किडनी है, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपका हार्ट भी, आपका हार्ट भी, आपका ब्रेन भी, आपका ब्रेन भी, ठीक है, आपका ब्रेन भी खराब हो सकता है, लीवर भी खराब हो सकता है, किडनी भी खराब हो सकता है, हार्ट भी खराब हो सकता है, ठीक है। मतलब समझ सकते हो, आपका मेजर ऑर्गन, ये सारे के सारे क्या है, मेजर ऑर्गन है भाई। और मेजर ऑर्गन आपका क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं यदि आप अल्कोहल को एक्सेसिव मात्रा में सिक्रेशन कर रहे हो, एक्सेसिव मात्रा में आप उसको इनहेलेशन कर रहे हो, ठीक है, एक्सेसिव मात्रा में उसको ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो आप का ये सारे के सारे मेजर ऑर्गन मे बी डैमेज एंड यू मे बी डाई, ठीक है। कोई दिक्कत, तो सर यहाँ पे लिखना क्या 3 मार्क्स में, इतना ही लिखना क्या, नहीं, आप लीवर लिखो, ठीक है, और लीवर में किस प्रकार से डैमेज कर रही है। जैसे आप जानते हो लीवर में एक बीमारी होता है सिरहोसिस, क्या होता है, सिरहोसिस, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिरहोसिस नाम का डिजीज होता है, जो बंदा ज़्यादा अल्कोहल को पीता है ना, जो बंदा ज़्यादा अल्कोहल को ड्रिंक करता है उसको सिरहोसिस हो सकता है, लीवर की बीमारी है ये, ठीक है। आप किडनी के बारे में बता सकते हो कि किडनी क्या करता है, तो ब्लड और क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, और ब्लड को क्या करता है, तो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ज़्यादा लगातार ये फिल्ट्रेशन रेट इसका बढ़ेगा किडनी का, तो किडनी भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। और जब किडनी डैमेज हो सकता है तो अब जानते हैं, आपने पढ़ा है ना रास, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन, है ना, एंजियोटेंसिन के बारे में पढ़ा है कि सर किडनी जब यदि किडनी आपका खराब हो जाएगा, यदि किडनी लगातार क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, तो बॉडी फ्लूइड हमारे वेसल्स में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हमें बीपी हाई और लो का शिकायत आने लगेगा। इस प्रकार से आपका हार्ट भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। और ब्रेन तो जानते ही है सर, जब बीपी हाई होगा तो ब्रेन में कितने पतले पतले नसें होती है, जब उन पतली नसों से आपका ब्लड पूरा फास्ट जब ट्रेवल करेगा, है ना, जब ब्लड आपका पूरा फास्ट फ्लो करेगा उसमें, तो आप समझ सकते हो वहाँ की नसें क्या हो सकती है, फट सकती है, और आपको ब्रेन ट्यूमर का सामना भी करना पड़ सकता है, आपको ब्रेन ट्यूमर का सामना भी करना पड़ सकता है। आप ये सबको लिख दो, आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें राइट द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्राइमरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन बायोलॉजिकल, एंड सेकेंडरी जिसको बोलते हैं अपन फिजिकल ट्रीटमेंट, तो दोनों में क्या अंतर है, तो आपने पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, आप इसे नोट्स में देख करके लिख सकते हो, आप इसे याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन विच फूड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज फाउंड एंड मेंशन यूजेज। जानते हैं कि लैक्टिक बेसिक बैक्टीरिया किसमें पाया जाता है, जानते हैं किसमें, तो ये किसमें पाया जाता है, तो आपका दूध में, है ना, या आप किसमें पाया जाता है, आपका कर्ड में, दही में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज फाउंड इन कर्ड में, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं किसको, लैक्टोज शुगर को, किसमें, लैक्टिक एसिड में, और दिस बैक्टीरिया इनहेंस करता है भाई, क्या क्या इनहेंस करता है, क्या इंक्रीज करता है, क्वालिटी ऑफ इनहेंसिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपसे पूछेगा कि भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जब लैक्टिड, है ना, जब लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है, तो वहाँ पर कौन सा न्यूट्रिशन को इन्हेंसमेंट करता है, तो आप बोलोगे विटामिन B12, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। कह दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो फाउंड इन आवर स्टमक, कि भाई ये बैक्टीरिया जो होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है हमारे आमाशय में भी होता है, स्टमक में होता है, जहाँ पर क्या करता है, जहाँ पर ये क्या काम करता है, तो चेक करता है, किसको चेक करता है, तो ग्रोथ ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया, कि भाई कोई बैक्टीरिया तो नहीं अटैक कर रहा है आपके पेट में, है ना, स्टमक में, उसको चेक करने का काम करता है कौन, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कह रहा कि गिव एन अकाउंट ऑफ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ठीक है। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के बारे में, उनके टूल्स के बारे में आपको लिखना है। क्या क्या टूल्स थे, तो प्लाज्मिड था, ठीक है, इंजाइम था, ठीक है, आपका कॉम्पिटेंट होस्ट था कि नहीं, याद है आपको कि नहीं याद है, तो सर आप तीनों को डिफाइन कर दोगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप PYQ को देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, डिफाइन करो प्लाज्मिड को और डिस्क्राइब करो स्ट्रक्चर ऑफ, और स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है और उसके यूटिलिटी को, मतलब उसका उपयोग को बताना है, ठीक है। प्लाज्मिड को डिफाइन करना है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, आपको उसके यूटिलिटी मतलब उसके यूटिलाइजेशन को बताना है, उसके उपयोगी को बताना है, ठीक है, उसका यूज को बताना है, ठीक है। तो सर हम जानते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड एक स्मॉल डीएनए होता है। क्या होता है, एक स्मॉल डीएनए होता है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक स्मॉल डीएनए होता है, ठीक है, स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि विद इन अ सेल दैट इज फिजिकली सेपरेट, जिसको फिजिकली सेपरेट किया जाता है कहाँ से, तो क्रोमोसोमल डीएनए से, और कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई वही तो खासियत है प्लाज्मिड का, कि इसके पास ना सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है। किसके पास, तो प्लाज्मिड के पास क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है, ORI होती है, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। इट इज ऑटोनोमसली, वही मैंने कहा ना कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, वही ऑटोनोमसली मतलब खुद से, ऑटोमेटिकली, है ना। इट इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, कौन सा, क्या, तो प्लाज्मिड। कह रहा है इट इज यूटिलाइज, है ना, इसको यूटिलिटी यूज करते हैं, वाज है ना, इट्स यूटिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द चांस ऑफ लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ अ नेटिव प्लाज्मिड एंड ऑफ किसके, तो सल्मोनेला टाइफी द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन by cutting out of piece of DNA from plasmid is responsible for the conferring, है ना, conferring एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आप इसको लिख दोगे, आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। और इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कर कि हाउ इज डीएनए आइसोलेटेड इन प्यूरिड फॉर्म फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल, कि भाई बैक्टीरियल सेल से आप, है ना, आप प्यूरिफाइड डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हो, ठीक है, कैसे आइसोलेट करते हो। तो आपने बहुत सारे मेथड को पढ़ा है, ठीक है, बहुत सारे मेथड को पढ़े हैं आपने, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका कौन सा चैप्टर का है, तो ये आपका है कौन सा चैप्टर का, बायोटेक्नोलॉजी का है, किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का है। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कह रहा है कि हाउ हैज बायोटेक्नोलॉजी बीन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है, कि भाई आप लिखो कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को प्रोड्यूस करने में किस प्रकार से करते हैं। तो आप लिखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को बाय किसके द्वारा, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के द्वारा, टू प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दैट किल्स द सर्टेन इंसेक्ट, है ना, जो क्या कर सकता है, कुछ निश्चित इंसेक्ट को मार सकता है यदि हम किसी प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाते हैं तो। जैसे एग्जांपल में आपने बीटी टॉक्सिन के बारे में पढ़ रखा है, बैसिलस थ्रूइंजिनसिस, तो आप एग्जांपल लेने बोला यहाँ पे, तो आप एग्जांपल ले सकते हो, बीटी क्रॉप हो गया आपका, RNA इंटरफेरेंस हो गया, जिसको कहते हैं जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहीं तो नहीं लिखोगे, बीटी क्रॉप के बारे में कुछ वर्ड को डिफाइन करोगे, RNA इंटरफेरेंस है ना, RNA टेक्नोलॉजी को कुछ बारे में डिफाइन करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से लिखोगे तो जानते हो कि जैक है भाई, कम से कम जैक में क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है, थोड़ा आपको खींचना पड़ता है। ये जैक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा खींचना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि हाउ आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ आर ट्रांसजेनिक एनिमल यूजफुल इन वैक्सीन, है ना, सेफ्टी टेस्टिंग। कि भाई ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या होता है कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में, ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, तो हम क्या कर सकते हैं कि जीन को, है ना, फॉरेन जीन को किसी भी ऑर्गेनिज्म में फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जब वो जीन जो मैंने इंट्रोड्यूस किया उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब वो जीन एक्सप्रेस करने लगेगा उस ऑर्गेनिज्म के में उस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, क्या बोला मैंने कि भाई जब मैं क्या करूँगा, जब मैं तो फॉरेन फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करूँगा किसमें, ऑर्गेनिज्म में, और उस ऑर्गेनिज्म में फॉरेन जीन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, वो आपका एनिमल कौन सा एनिमल हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। कौन सा एनिमल हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया। पढ़ते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है आंसर में। तो लिखा है ट्रांसजेनिक एनिमल आर यूजफुल इन वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है, क्यों, क्योंकि दे कैन इंजीनियर टू एक्सप्रेस ह्यूमन प्रोटीन, क्या कर सकता है ये, तो ह्यूमन प्रोटीन को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है, व्यक्त कर सकता है, जो अलाउ करता है फॉर कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन सेफ्टी एंड क्या इफिशियंसी, है ना। फिर कह रहा है बिफोर ह्यूमन ट्रायल से पहले इसको किस में ट्राई करते हैं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल जो होता है क्रिएट किया जाता है बाय इंसर्टिंग, है ना, इंसर्टिंग ऑफ फॉरेन जीन को इंसर्ट कर सकते हैं, वही मैंने बोला, या फिर ट्रांसजीन को, ठीक है, इनटू एनिमल डीएनए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि हेयर, यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के जो यूजफुल होता है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग में। तो क्या है, तो सर पहला है क्या, मॉडल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्टडी जीन रेगुलेशन, कौन सा, स्टडी जीन रेगुलेशन हो गया। फिर प्रोड्यूस हो गया प्रोटीन के बारे में, स्टडी जीन रेगुलेशन हो गया, और मॉडल ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई दिक्कत। तो आप यहाँ पे लिखोगे इतना, आपको 3 मार्क्स आसानी से अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है आपको किस के बीच में, तो जीन थेरेपी के बीच में और जीन क्लोनिंग के बीच में। क्या होता है जीन थेरेपी, तो भाई जब हम डिफेक्टिव जीन को, अनहेल्दी जीन को रिप्लेस करते हैं हेल्दी जीन से, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं जीन थेरेपी। और जीन क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग का मतलब याद रखना है कॉपी, क्या होता है, कॉपी होता है। तो भाई जब हम सिंगल, है ना, जब हम सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को मल्टीपल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दें, मल्टीपल है ना, मल्टीपल फ्रेगमेंट में जब उसको हम कन्वर्ट कर दें, उसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप 4 पॉइंट एटलीस्ट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राइट, है ना, लिखना आपको ब्रीफ अकाउंट ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन के बारे में आपसे पूछा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाई कुछ स्ट्रेन होता है बैसिलस थ्रूइंजेंसिस का, बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैसिलस थ्रूइंजेंसिस, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन दैट किल, कुछ ऐसे स्ट्रेन होता है बैसिलस थ्रूइंजेंसिस का, ये क्या है, तो बैक्टीरिया है, जो क्या कर सकता है प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है, जो किल करता है, मार सकता है सर्टेन इंसेक्ट को। जैसे कि आपने लेपिडोप्टेरन के बारे में सुना होगा, जिसमें तंबाकू आता है और बर्डवर्म आता है। आपने कोलियोटेरन्स के बारे में सुना होगा, इसमें बीटल्स आता है। आपने डायप्टेरन्स के बारे में सुना होगा, इसमें फ्लाई आता है, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि बैसिलस थ्रूइंजेंसिस जो होता है फॉर्म होता है किसका फॉर्म होता है, तो प्रोटीन क्रिस्टल होता है ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। कि भाई जब आपका बैसिलस थ्रूइंजेंसिस ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसके अंदर एक प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कहते हैं। वो किसके फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है। कह रहे दीज क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, वही मैंने कहा ना कि वो टॉक्सिक, वो प्रोटीन जो होता है क्रिस्टल के फॉर्म में जो होता है, वो क्या करता है, तो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को कंटेन करता है, जो बाइंड करता है टू द सरफेस ऑफ किसके, तो मिड गट एपिथेलियल ऑफ क्रिएट पोर, ठीक है, मिड गट एपिथेलियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि भाई ये क्या करता है कि बाइंड करता है, ठीक है, बाइंड करता है मतलब क्या हो सकता, अटैच हो जाता है किसमें, तो सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल ऑफ किसका, तो
इंसेक्ट के, यहाँ पे लिखा ना इंसेक्ट के, ठीक है, जो और फिर क्या करता है, क्रिएट करता है, पोर छिद्र को क्रिएट करता है। इस प्रकार से क्या होता है, स्वेलिंग होता है, सूजन आता है, बड़ा हो जाता है ना, और फट जाता है। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, फट जाना, और लैसिन मतलब क्या होता है, फट जाता हो, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, सेल उसका फट जाता है, डिहाइसेंस हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं कि इसी को सिंपली उठाओ, इसी को रट लो और इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, जरूरी नहीं है। आप अपने नोट से इजी लैंग्वेज वाले को उठा सकते हो और वहाँ से आप याद करके लिख सकते हो, वहाँ से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हालांकि ये 2025 में पूछा गया है लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट है, करके व्हाट आर क्रैब प्रोटीन। क्रैब प्रोटीन क्या होता है, नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देम, उस ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ जो इसको प्रोड्यूस करता है। फिर कह रहा है व्हाट डू द डिफरेंशियली, क्या अंतर है क्राई और क्राई में, ठीक है। क्राई और क्राई में क्या अंतर है, एक में सी बड़ा लिखा हुआ, एक में सी छोटा लिखा हुआ। तो जो सी बड़ा लिखा हुआ है उसको बोलते हैं प्रोटीन, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन जो छोटा लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, याद रखोगे, क्या बोलते हैं इसको, जीन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जीन बोलते हैं। और पूछ रहा है आपसे कि क्रैब प्रोटीन क्या होता है, तो आप जानते हैं क्रैब प्रोटीन क्या होता है। तो ये क्रैब प्रोटीन एक प्रोटीन होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, जो सर्टेन इंसेक्ट को किल कर सकता है। और उसको कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो बीटी से, बैसिलस थ्रूइंजेंसिस से, बीटी से, ठीक है, जो कि पीछे आपने पढ़ा ना बीटी टॉक्सिन के बारे में। फिर कह रहा है कि व्हाट डू डिफरेंशियली रेटेन, ठीक है, कि क्या अंतर है जो कि लिखा गया यहाँ पे क्राई और क्राई में। तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रोटीन है, ये आपका प्रोटीन है, और ये आपका क्या है, जीन है, ये आपका क्या है, जीन है। कोई दिक्कत, इसको आप लिख दोगे 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, सॉरी 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कर कि राइट अ नोट्स ऑन लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन, कि भाई आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप जानते हो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि हमारा रिसोर्सेज जो होती है, रिसोर्सेज जो होती है हमारा क्या होती है, लिमिटेड होती है, क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड होगी, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होगी तो आपका पॉपुलेशन भी क्या होगा, लिमिटेड ही तो होगा ना, पॉपुलेशन क्या होगा, लिमिटेड होगा, लिमिटेड होगा। और इसका ग्राफ को आपको लिखना है, इस ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है, जो कि इस प्रकार से ग्राफ आपका, इस प्रकार से आपका ग्राफ था, ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्राफ था ना, इस प्रकार से, जो कि आपको क्या करना है, तो ग्राफ को भी लिखना है, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्राफ को बनाना है और इसके बारे में आपको लिखना जो मैंने अभी कहा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या होता है और डिजाइन करो फूड चेन को, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, यदि आप नहीं पढ़ते हो तो अपने नोट्स में भी पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। 2024 में आपके 2024 में पूछा गया, मतलब 206 में 2026 में कहीं ना कहीं ये टारगेट में है, ठीक है। तो थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ, क्योंकि फूड चेन जो होता है लीनियर सीक्वेंस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी कहाँ पे, तो इकोसिस्टम है, जो दिखाता है हमें कि भाई कितनी एनर्जी और न्यूट्रिशन जो है पास करता है कहाँ से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक एक्वेटिक फूड चेन जो होता है लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में, दैट शो, जो दिखाता है हमें कि फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन, कि भाई दिखाता है हमें कि एनर्जी और फ्लो कैसा होता है और न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। फिर कह रहा है यहाँ पर कुछ एग्जांपल है एक्वेटिक फूड चेन का, जो कि 4 ट्रॉफिक लेवल में, जैसे आपने प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा है, प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ा है, सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ा है, टर्सरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ा है कि सर प्राइमरी में कौन सा आता है, प्रोड्यूसर में कौन सा आता है। तो सर एल्गी हो गया आपका, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, छोटे छोटे प्लांट हो गया आपका, एल्गी जो हो गए, ये सारे के सारे क्या है, तो प्रोड्यूसर है, क्या है, प्रोड्यूसर है। फिर इसको कंज्यूम करने वाला कौन है, जिसको पहली बार कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी, जैसे जू प्लैंक्टन हो गया, स्मॉल फिश हो गया, और क्या होगा, क्रस्टेनियस हो गया। नेक्स्ट है आपका कि भाई जो अबर प्राइमरी को कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी, और जो इस बार सेकेंडरी कंज्यूम करेगा उसको बोलेंगे टर्सरी। इस प्रकार से आपका एनर्जी का फ्लो होते रहता है किसमें, फूड चेन में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना, एक्सप्लेन करो प्रत्येक को, ठीक है, विथ एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो सर हम जानते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, मतलब किस प्रकार का होता है। अब डाउनवर्ड होता है ना,
ऑलवेज अपवर्ड होता है या किस प्रकार से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कह रहा कि व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आप सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इकोसिस्टम में। तो आप लिख दोगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और डिस्टिंग्विश करना आपको प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। यदि आपको नहीं आता है तो आप अपने नोट्स को चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे राइट अ नोट्स वन इको क्या लिखा है, को एग्जिस्टिंग है ना, कि भाई आपको नोट्स लिखना है को एग्जिस्टिंग। तो को का मैंने पहले बताया ना, को का मतलब क्या होता है, बोथ। को का मतलब क्या होता है, बोथ। यहाँ पे याद रखना आपको, यहीं पे आपको याद रखने में आसानी होगा कि को का मतलब होता है बोथ। को का मतलब क्या होता है, बोथ होता है। और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक्सटिंक्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना। कि सर हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं दुनिया में कोई भी चीज़ जो है अकेला नहीं है, किसी ना किसी के इंटरेक्शन के साथ ही है, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे कि हमने एल्गी और फंगल के बारे में पढ़ा है, एलगल और फंगल कंपोनेंट के बारे में पढ़ा है कि सर एल्गी यदि आपका खत्म हुआ तो फंगल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपने लाइकेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, लाइकेन के बारे में पढ़ा है आपने। क्या बोलते हैं उसको, माइकोराइजा के बारे में पढ़ा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसमें, तो हायर प्लांट के बीच में माइकोराइजा के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सटिंक्शन है, को एक्सटिंक्शन है, ठीक है। को एक्सटिंक्शन है जिसमें यदि एक ऑर्गेनिज्म आपका खत्म हुआ तो दूसरा ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद उसको ऑब्लिगेटरी मतलब मजबूरन उसको क्या होना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा, ना चाहकर भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और आसानी से अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका भाई विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बोलो कम इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो 2026 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन में क्या अंतर है। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन में क्या अंतर है, तो मैंने कई बार इसको बता के रखा है। यदि आप पीछे लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जाकर पहले वो लेक्चर देखो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा होमोलोगस और एनालोगस में क्या अंतर है। नेक्स्ट है कि डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसके बीच में, एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा प्रिडिक्शन भी देख सकते हो 2026 में आने वाला है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई समस्या को सामना नहीं करना पड़ा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन जो है आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है और उसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप लोग को आज अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के पास भेजिए जो अक्सर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तलाश करते रहते हैं, ठीक है। और मैंने और आप लोग बहुत बोलते हो ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। यदि आप देखोगे नहीं तो मैं क्या कर सकता भाई, मैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ ना लगातार। आपको फिजिक्स में मैंने करवाया, मैंने फिजिक्स में करवा के रखा ऑलरेडी 3 मार्क्स का प्लस 5 मार्क्स का करवा के रखा है। आप देखोगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहें, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगातार मिलते रहेगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।